आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाली हैं जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य। हाँ, गुप्त साम्राज्य। लेकिन स्वर्ण युग सुनकर ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सोने चांदी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि चमक असल में ज्ञान, कला और विज्ञान की थी। सही कहा। तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं, बल्कि ये वो कहानी है जब भारत ने शायद दुनिया को एक नई राह दिखाई थी। और इसकी शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य बिखर चुका था। तो एक राजनीतिक खालीपन था। हाँ, बिल्कुल, एक पॉलिटिकल वैक्यूम। छोटे छोटे राज्य थे, कुषाण भी थे, लेकिन कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। और इसी माहौल में कुषाणों के ही सामंत, मतलब उनके अधीन काम करने वाले गुप्तों ने धीरे धीरे सिर उठाया। अच्छा, तो वो पहले सामंत थे। जी और उन्होंने मगध को, जो कभी मौर्यों की शान हुआ करता था, जी। फिर से भारत की सत्ता का केंद्र बनाया। इसकी नींव रखी गई करीब 275 ईस्वी में श्रीगुप्त और उनके बेटे घटोत्कच ने। तो एक सामंत से साम्राज्य तक का सफर। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। श्रीगुप्त और घटोत्कच के बाद मंच पर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका समय था करीब 319 ईस्वी के आसपास। इन्हें ही साम्राज्य का असली संस्थापक क्यों कहा जाता है? असली संस्थापक इसलिए क्योंकि उन्होंने ही उस विजन को हकीकत में बदला। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने सिर्फ महाराज की उपाधि ली थी, जो एक छोटे शासक को दर्शाती है। बिल्कुल। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि ली महाराजाधिराज की, यानी राजाओं का राजा। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था कि अब हम एक बड़ी शक्ति हैं। हाँ, कि अब हम एक साम्राज्य बनने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने राज्याभिषेक से, जो 319 और 320 ईस्वी में हुआ, एक नए कैलेंडर की शुरुआत की। गुप्त संवत। गुप्त संवत। अपना कैलेंडर शुरू करना मतलब आप अपनी सत्ता को समय पर अंकित कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ सैन्य ताकत का ही इस्तेमाल नहीं किया है ना? मैंने सुना है कि उनका लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह बहुत महत्वपूर्ण था। ये सिर्फ एक शादी थी या उससे ज्यादा कुछ? ये उस दौर की शायद सबसे बड़ी पॉलिटिकल मर्जर थी। अच्छा। लिच्छवी उस समय एक बहुत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित गणराज्य था। तो इस शादी ने दो ताकतों को एक कर दिया। गुप्तों को लिच्छवियों का समर्थन मिला, उनकी प्रतिष्ठा मिली। और वैशाली जैसा अहम इलाका भी उनके प्रभाव में आ गया। सही कहा। और चंद्रगुप्त इस गठबंधन को लेकर इतने गौरवान्वित थे कि उन्होंने खास राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के भी जारी करवाए, जिन पर दोनों का नाम और चित्र था। हाँ, उनका और रानी कुमार देवी दोनों का। ये उस जमाने में बहुत बहुत बड़ी बात थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त आए, और इनका नाम सुनते ही मुझे वो भारी भरकम टाइटल याद आता है, भारत का नेपोलियन। हाँ, भारत का नेपोलियन। एक तरफ तो वो इतने बड़े विजेता, लेकिन दूसरी तरफ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक योद्धा और एक संगीतकार। यही तो गुप्त युग की आत्मा है। आज हमें ये अजीब लग सकता है, लेकिन उस दौर के लिए यही एक आदर्श राजा की पहचान थी। मतलब सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं चलती थी। बिल्कुल नहीं। कला और ज्ञान को संरक्षण देना भी राजा का परम धर्म माना जाता था। विंसेंट स्मिथ ने उन्हें सैन्य जीतों के लिए नेपोलियन कहा, पर समुद्रगुप्त उससे कहीं ज्यादा थे। उन्हें कविराज, यानी कवियों का राजा भी कहा जाता था। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये एक तरह की शाही प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा नहीं था? सम्राट को एक महान योद्धा के साथ साथ एक संवेदनशील कलाकार के रूप में दिखाना, ताकि उनकी छवि और भव्य बन सके? सवाल बहुत अच्छा है आपका। और हाँ, बेशक ये छवि निर्माण का एक हिस्सा तो था ही। हर शासक अपनी एक आदर्श तस्वीर पेश करना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा नहीं था। अच्छा। एक कविराज सम्राट ये संदेश देता है कि संस्कृति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सैन्य शक्ति, और यही सोच इस युग को बाकी युगों से अलग करती है। यही इसे स्वर्ण युग बनाती है। और उनकी विजयों की बात करें तो उसका हमारे पास एक बहुत ही ठोस सबूत भी है। प्रयाग प्रशस्ति। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति। ये तो एक तरह से पत्थर पर लिखा समुद्रगुप्त का बायोडेटा है ना? बिल्कुल। आप इसे उनका रिज्यूम कार्व्ड इन स्टोन कह सकती हैं। और मजे की बात यह है कि ये मूल रूप से एक अशोक स्तंभ है। ओहो। सोचिए, अशोक ने शांति और धम्म का संदेश लिखवाया, और सदियों बाद उसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने अपने राजा की सैन्य विजयों का गुणगान लिखवा दिया। वो भी संस्कृत में? हाँ, संस्कृत में। और इसे चंपू शैली में लिखा गया, यानी गद्य और पद्य का मिश्रण। तो ये प्रशस्ति उनकी रणनीति के बारे में क्या बताती है? मैंने सुना है कि उत्तर और दक्षिण भारत के लिए उनकी नीतियां बिल्कुल अलग-अलग थीं। हाँ, और यहीं उनकी दूरदर्शिता दिखती है। आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत के 9 राजाओं को उन्होंने हराया और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। पूरी तरह से कब्जा। जी।
पूरा नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन दक्षिण के राजाओं को हराकर उनका राज्य वापस क्यों कर दिया, ये थोड़ा अजीब लगता है। इतनी मेहनत से जीतो और फिर वापस दे दो। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोच थी। समुद्रगुप्त जानते थे कि पाटलिपुत्र में बैठकर दूर दक्षिण भारत पर सीधा कंट्रोल रखना लगभग नामुमकिन है। उस जमाने में संचार के साधन भी नहीं थे। बिल्कुल। तो उन्होंने एक शानदार रास्ता निकाला, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। ये क्या है? पहले उन्हें हराओ ताकि वो आपकी ताकत मान लें, ये हुआ ग्रहण। फिर उनका राज्य लौटाकर उन्हें आजाद कर दो, ये हुआ मोक्ष। और फिर उन पर कृपा बनाए रखो, यानी अनुग्रह। तो इससे वो दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी बन गए। बिल्कुल। वो आपको सालाना कर भी देते थे और आपकी सत्ता को भी मानते थे। उन्होंने दुश्मनों को दोस्त बना लिया। अपनी इन तमाम विजयों को, जिसे दिग्विजय कहा गया, उसे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इसका क्या महत्व था? इसका राजनीतिक मतलब ही सबसे ज्यादा था। अश्वमेध यज्ञ उस दौर में राजा की सार्वभौम सत्ता की घोषणा थी। एक खुला ऐलान था कि अब मुझे कोई चुनौती देने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने अश्वमेध पराक्रम जैसी उपाधि भी ली। हाँ, और इस मौके पे जो सिक्के जारी हुए, उन पर एक तरफ यज्ञ का घोड़ा होता था और दूसरी तरफ उनकी मां महारानी दत्ता देवी का चित्र। इतनी बड़ी विजयों और एक विशाल साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर एक साथ नहीं रखा जा सकता। नहीं रखा जा सकता। इसे चलाने के लिए एक विजन, एक संस्कृति की जरूरत होती है। तो क्या यही वो बिंदु है जहां गुप्त साम्राज्य सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति से बढ़कर एक स्वर्ण युग में बदल जाता है? बिल्कुल। असली स्वर्ण युग की शुरुआत यहीं से होती है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय से। और इसकी सबसे बड़ी मिसालें हैं उनके दरबार के नवरत्न। नवरत्न यानी 9 हीरे। तो एक ही दरबार में साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, सब कुछ एक साथ फल फूल रहा था। ये तो आज के सिलिकॉन वैली जैसा माहौल लग रहा है। आपकी तुलना एकदम सही है। ये उस दौर का सबसे बड़ा थिंक टैंक था। जरा सोचिए, एक तरफ महाकवि कालिदास हैं, जिनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। और दूसरी तरफ खगोल शास्त्री वराहमिहिर। हाँ, जो बृहत्संहिता और पंच सिद्धांतिका जैसे ग्रंथों में ग्रहों की गणना कर रहे हैं। फिर धन्वंतरी हैं, आयुर्वेद के पितामह। और अमर सिंह संस्कृत का पहला विश्वकोश जैसा शब्दकोश अमरकोश लिख रहे हैं। ये तो ज्ञान का एक विस्फोट था। हाँ, एक ऐसा विस्फोट जो पहले कभी नहीं देखा गया। और जब हम ज्ञान के इस विस्फोट की बात करते हैं तो एक नाम को हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, जो शायद इन नवरत्नों में भी नहीं थे, लेकिन उनका काम आज तक हमारी दुनिया को चला रहा है। आर्यभट्ट। निस्संदेह। कुसुमपुर यानी आज के पटना के पास रहने वाले आर्यभट्ट एक क्रांतिकारी थे। गणित में उनका सबसे बड़ा योगदान है शून्य, 0 और दशमलव प्रणाली। इसके बिना आज का कंप्यूटर साइंस, स्पेस साइंस, इंजीनियरिंग कुछ भी संभव नहीं था। ये भारत की तरफ से दुनिया को दिया गया सबसे बड़ा बौद्धिक उपहार है। और सिर्फ गणित ही नहीं, खगोल विज्ञान में भी उन्होंने जो कहा वो उस समय के लिए किसी को भी हैरान कर सकता और था। हैरान ही नहीं, शायद धर्म के ठेकेदारों को नाराज भी कर सकता था। उन्होंने ऐलान किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, न कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बिल्कुल। और उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक वजह बताई। उन्होंने कहा कि ग्रहण किसी राहु केतु नाम के राक्षस के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई का खेल है। ये तो अंधविश्वास पर विज्ञान की बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। उनके ग्रंथ आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत इसके गवाह हैं। उस दौर की कुछ चीजें तो आज भी हमारे सामने हैं जो हैरान करती हैं, जैसे दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ। खंभा खुले आसमान के नीचे बारिश धूप सब झेल रहा है और उसे जंग तक नहीं लगा। जंग तक नहीं लगा। ये उस दौर की मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का चरम है। इस पर चंद्र नाम के राजा का जिक्र है, जिसे ज्यादातर इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय से ही जोड़ते हैं। जब हम इतने बड़े वैज्ञानिकों और कवियों की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये लोग पढ़ते कहाँ थे? क्या उस दौर में आज की तरह यूनिवर्सिटीज थीं? हाँ, और शायद आज से भी बेहतर। गुप्त काल में ही दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय यानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार, इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म कहा जाता था। लेकिन वहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म तो नहीं पढ़ाया जाता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ विज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा सब कुछ पढ़ाया जाता था। दुनिया भर से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। मैंने सुना है कि उसकी लाइब्रेरी अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। इतनी विशाल कि उसका नाम ही था धर्मगंज यानी ज्ञान का बाजार। ये 3 9 मंजिला इमारतों में फैली थी।
रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नारंजक। कल्पना करना भी मुश्किल है कि वहां कितनी पांडुलिपियां रही होंगी। लाखों। दुख की बात है कि बाद में आक्रमणकारियों ने उसे जला दिया। इतनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तरक्की के लिए पैसा भी तो चाहिए होता है। इसे स्वर्ण अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सोने के सिक्के चलाए? सोने के सिक्के तो इसका एक प्रतीक है। गुप्तों ने भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दीनार कहते थे। ये सिक्के उनकी समृद्धि को दिखाते हैं। और चांदी के सिक्के भी थे? हाँ, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शकों को हराया तो उन्होंने वहां के चलन के हिसाब से चांदी के सिक्के भी चलाए, जिन्हें रुपया कहा गया। लेकिन अर्थव्यवस्था का असली इंजन था व्यापार। ये व्यापार कहाँ तक फैला हुआ था? भारत उस समय ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हब था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति यानी बंगाल और पश्चिमी तट पर भड़ौच यानी गुजरात जैसे बड़े बंदरगाह थे। तो हमारे जहाज कहाँ तक जाते थे? यहाँ से हमारे जहाज एक तरफ रोम तक और दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व एशिया मतलब इंडोनेशिया, कंबोडिया तक जाते थे। मसाले, कीमती पत्थर, रेशम यहाँ से निर्यात होता था। और इसी व्यापार से आई दौलत ने कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि यू कांट हैव अ गोल्डन एज विदाउट गोल्ड। और इसी समृद्धि का असर हमें उनकी कला और वास्तुकला में भी दिखता है। साफ तौर पर उत्तर भारत की जो प्रसिद्ध मंदिर बनाने की नागर शैली है, उसका जन्म इसी काल में हुआ। पहली बार मंदिरों के ऊपर शिखर बनाने की जो शुरुआत हुई, जैसे भीतरगांव के मंदिर में। हाँ, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक शाहकार माना जाता है। मूर्तिकला में भी गजब का विकास हुआ। सुल्तानगंज से मिली बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति, सोचिए उस समय की तकनीक। और अजंता और बाग की गुफाओं के चित्र तो खैर, वो तो आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, हर स्वर्ण युग ढलता है। इतना महान साम्राज्य आखिर बिखरा कैसे? पतन की कहानी कहाँ से शुरू होती है? पतन की आहट स्कंदगुप्त के समय से ही सुनाई देने लगी थी। वो इस वंश के आखिरी महान सम्राट थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? हूण। मध्य एशिया की बर्बर जाति हूणों का आक्रमण। हूणों ने उस समय रोम से लेकर ईरान तक तबाही मचा रखी थी। भीतरी स्तंभ लेख बताता है कि स्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरह हराया और भारत को इस खतरे से बचा लिया। तो वो एक कुशल प्रशासक भी थे। हाँ, उन्होंने गुजरात की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी, जो ये दिखाता है। तो अगर स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया था, तो फिर साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? क्योंकि वो एक आखिरी दीवार की तरह थे। उनके बाद जो उत्तराधिकारी आए वो उतने योग्य नहीं थे। साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था और उसे संभालने के लिए एक मजबूत शासक चाहिए था। और हूणों के हमले रुके नहीं? नहीं रुके। तोरमाण और मिहिरकुल जैसे हूण नेताओं ने लगातार हमले करके साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से को कमजोर कर दिया। इससे गुप्तों का खजाना खाली होने लगा। क्या कोई अंदरूनी कारण भी थे? हाँ, पतन हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। जब केंद्र कमजोर होता है तो प्रांतों के गवर्नर, सामंत ये सब अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं। जैसे मालवा में यशोधर्मन। बिल्कुल, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो साम्राज्य अंदर से टूटने लगा। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि बाद के गुप्त शासकों का झुकाव बौद्ध धर्म की शांति और अहिंसा की ओर बढ़ गया, जिससे उनकी सैन्य आक्रामकता में कमी आई। और इन सभी कारणों ने मिलकर इस महान साम्राज्य का अंत कर दिया। और विष्णुगुप्त इस वंश के आखिरी ज्ञात शासक थे। तो कुल मिलाकर गुप्त काल सिर्फ एक राजनीतिक दौर नहीं था, ये भारतीय सभ्यता का एक शिखर था। कालिदास की कविता, आर्यभट्ट का विज्ञान, अजंता की कला, ये सब हमारी विरासत हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। सही कहा, ये वाकई भारतीय संस्कृति का एक स्वर्णिम अध्याय था। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, जरा सोचिए, उस युग में जब हमारे पास शून्य और दशमलव प्रणाली थी, जब हम जानते थे कि पृथ्वी घूमती है, जब नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था, अगर अंदरूनी कमजोरियां और बाहरी आक्रमण इस स्वर्ण युग को खत्म न करते, तो आज दुनिया का इतिहास कैसा होता? और विज्ञान और दर्शन के कौन से नए विचार यहाँ से निकलते जो शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो गए।